कल आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बताया गया था कि विषयों का उदय विशेषतः सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में। उसमें हम लोग सर्वप्रथम पहले देखे कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, और इसके बाद ये देखा गया कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है और बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और उस पाठ्यक्रम का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या है। आइए देखिए, यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और बौद्धिक परिप्रेक्ष्य। अगला पॉइंट है आप लोगों का, यहाँ तक सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो चुका था। सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो था अगले दिन हो चुका था। आज हम लोगों को देखना है कि पाठ्यक्रम विकास निर्माण के सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, उसमें था कि समाज की समस्याएं एवं आवश्यकता। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि समाज की समस्याएं क्या हैं और उसकी आवश्यकताएं क्या है, और अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो कहीं न कहीं वह हमारे लिए उपयोगी होगा। अब दूसरा देखिएगा, छात्रों तथा उनकी समस्याओं से संबंधित। यानी किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण जब किया जाता है तो सर्वप्रथम उस पाठ्यक्रम में छात्रों की समस्याओं से संबंधित क्रियाओं को यदि समावेशित किया जाता है तब वह पाठ्यक्रम उचित होगा, अन्यथा वह पाठ्यक्रम उचित नहीं माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट है संस्कृति तथा सामाजिक मूल्य। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की जो बुनियाद है, समाज की जो संस्कृति है, उनके अनुसार यदि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तब वह पाठ्यक्रम उचित होगा, अन्यथा वह पाठ्यक्रम उचित नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट जो आपका होगा, चौथे पॉइंट में आपका जो है कि व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक है। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि बालक के पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ्यक्रमों को समावेशित किया जाए जिससे बालक के को ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो और वह समाज में रह कर के अपने व्यवहारों के माध्यम से अपने आप को एक कुशल व्यक्ति प्रस्तुत कर सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जगत समाज के लिए तैयारी। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है वह समाज तथा जगत के लिए, जो पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए लाभकारी है या नहीं है। यदि वह जगत तथा समाज के लिए उचित है तब तो वह पाठ्यक्रम सही है, अन्यथा ऐसे पाठ्यक्रमों का कोई उपयोग नहीं है। अगला पॉइंट चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति। यानी किसी भी पाठ्यक्रम का यदि निर्माण किया जाता है तो उसमें समाज की सारी आवश्यकताओं को देख करके यदि निर्माण किया जाता है तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला बालक या व्यक्ति अपने आप को एक सामाजिक कुशल व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। चलिएगा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील नाम से ही पता चल रहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज की आवश्यकता के अनुसार उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके। यदि पाठ्यक्रम परिवर्तनशील नहीं है तो उस पाठ्यक्रम का उपयोग बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम परिवर्तनशील हो तथा लचीला हो। अगर ये सारी क्रियाएं उस पाठ्यक्रम में मिलती हैं तब तो वह पाठ्यक्रम उचित है, अन्यथा वह पाठ्यक्रम उचित नहीं है।
अगला पॉइंट आइए देखते हैं। हम भावना वी फीलिंग, मतलब अपने आप स्वयं को समझना। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक अध्ययन करता है और उस पाठ्यक्रम से बालक पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है। जैसे आप लोग प्रशिक्षु हैं, यदि आप लोगों को टीचिंग कराया जाता है या शिक्षण विधियों को बताया जाता है, आप उस शिक्षण विधि को पूर्ण रूप से जान लेते हैं, तो आप में एक हम भावना उत्पन्न होती है कि हम यदि किसी अन्य कक्षाओं में जाएंगे तो उसे जैसे सर हमको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार हम भी उनको पढ़ा लेंगे। आप में वो फीलिंग हो जाएगी, यानी आप अपने में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अगर पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है तब उसमें बालक का विकास संभव है। आगे देखिएगा, समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन जो होता है इसमें यह है कि पाठ्यक्रम का इस प्रकार निर्माण किया जाए कि बालक जिस समाज में रहे, चाहे जिस समाज में जैसे भी समाज में रहे, अपने आप को उसमें क्या कर सके, समायोजित कर सके। ये नहीं कि कहीं यहाँ अंग्रेजी बोल रहा है, कहीं और हिंदी अंग्रेजी यहाँ बोल रहा है, अन्य जगहों पे हिंदी बोलना पड़े या कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग हो और वह बालक वहाँ पे अगर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो कहीं न कहीं उस पाठ्यक्रम में, उसके पाठ्यक्रम में कोई न कोई ऐसी कमी है जिससे वह बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है। अगला पॉइंट है, देखिएगा, अगला है सम्मान। सम्मान ऑलरेडी आप सभी लोग परिचित होंगे इससे। इसमें ये बताया जाता है कि जब किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसमें व्यावसायिक तथा पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उस पाठ्यक्रम का यदि निर्माण किया जाता है तब वह पाठ्यक्रम उचित होगा, अन्यथा उचित नहीं होगा। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बालक अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके और वह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपने आप को समायोजित कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सृजनात्मक दृष्टिकोण। सृजनात्मक शब्द से आप लोग समझते होंगे, सृजनात्मक में होता है रचनात्मक, यानी किसी भी कार्य को अपने ढंग से रचनात्मक दृष्टिकोण से या रचना करके उस क्रिया को कर सकें। जैसे किसी छोटे बालक को यदि कोई कार्य बता दिया जाता है तो वह अपने माध्यम से अपने विवेक बुद्धि द्वारा उस वस्तु को या उस जो पाठ शब्द दिया जाता है उसको अपने ढंग से वह क्या कर लेता है, उसकी रचना करके वह स्वयं उस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है सामाजिक परिप्रेक्ष्य। अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब अगला पॉइंट आपका जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि विषयों का उदय विशेषतः किन किन रूपों में होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विषयों का उदय मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है। पहला होता है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा होता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और तीसरा होता है बौद्धिक परिप्रेक्ष्य। ये तीनों परिप्रेक्ष्य हैं जिसमें हम लोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य से पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अब अगला चलते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। राजनीति शब्द से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि उसमें उस पाठ्यक्रम में राजनीति की बात होगी। आगे देखते हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान से कि पाठ्यक्रम का राजनीति क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। किस क्षेत्र में? राजनीति क्षेत्र में। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही आज संपूर्ण समाज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किससे? पाठ्यक्रम के जो विकास हुए हैं उसके माध्यम से ही आज सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला है, जो कि राजनीतिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा व पाठ्यक्रम का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि राजनीति क्षेत्र में जो पाठ्यक्रमों का जो निर्माण किया गया था, जो पहले पाठ्यक्रम थे
जो आज जो लचीला पाठ्यक्रम की बात कही गई है, उदाहरण के स्वरूप में मैं बता रहा हूँ कि राजतंत्र या एकतंत्री शासन व्यवस्था में सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। इसको समझ लीजिए, जो राजतंत्र होता है या एकतंत्रीय जो पहले जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वो किसी एक व्यक्ति में ही निहित होती है। वही सर्वे सर्वा होता था, जो वह कहता था जनता उसी को करती थी। जो पहले पाठ्यक्रम था बिल्कुल वही था। फिर से देख लीजिएगा कि राजतंत्र या एक तंत्रीय शासन व्यवस्था में सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। ठीक है। राजशाही शासन व्यवस्था में शासन वर्ग के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। किसके लिए? शासक वर्ग जितने भी होते हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है, जबकि जनसाधारण की शिक्षा हेतु निर्मित जो पाठ्यक्रम होता था उसमें केवल कर्तव्य परायणता, यानी केवल काम करने की क्षमता, आज्ञा पालन करने की जो ज्ञान होता, आज्ञा पालन का, अनुशासन की भावना का विकास करने पर बल दिया जाता था। इसको समझ लीजिए कि जो भी शासक होते थे उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन जो भी जनसाधारण लोग थे उनमें केवल यही शिक्षा, इतना ही शिक्षा दी जाती थी कि वो कर्तव्य परायणता, यानी वो कर्तव्य किसी भी कार्य को बताया जाए तो वो करने में सक्षम हो, आज्ञा पालन कर सकें, अनुशासन की भावना यानी वो अनुशासित रह सकें, उनके लिए उतना ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। इसी के अनुसार पाठ्यक्रमों का विकास किया जाता है। जनसाधारण का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावना एवं शिक्षा प्राप्त करने तक ही सीमित था। राष्ट्रीय भावना एवं सैनिक शिक्षा तक ही सीमित था। ऐसे में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन पाठ्यक्रम के विकास के द्वारा श्रम का महत्व, राजनीतिक दल की नीतियों का ज्ञान बालक को कराया जाता है, जिससे लोकतंत्रीय व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पाठ्यक्रम विकास के द्वारा ही सुनागरिकता एवं जीविकापार्जन की क्षमता का विकास हुआ। आज इतना ही देखते हैं। अगले दिन देखेंगे हम लोग कि लोकतंत्र तथा पाठ्यक्रम विकास, यानी लोकतंत्र में पाठ्यक्रम का विकास किस रूप में हुआ। थैंक यू।